हेलो। गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सौरभ सिंह चौहान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं इस इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स इन हिंदी, इस एनपीटीईएल कोर्स के लाइव सेशन में। ये हमारा 8वां लाइव सेशन है और इस सेशन में हम वीक 8 का जो कंटेंट है उसके ऊपर में फोकस करेंगे। वीक 8 में हमने एक्सर्जी के बारे में पढ़ा है। एक्सर्जी एनालिसिस, वर्क पोटेंशियल ऑफ एनर्जी, सेकंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी, और किसी सिस्टम की एक्सर्जी कैसे बदलती है अलग अलग प्रोसेसेस के साथ, और एक्सर्जी बैलेंस। ये सारी चीजें हमने वीक 8 में पढ़ी हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और हमेशा की तरह हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेना बेहतर होगा। तो कुछ नए टर्म में यहाँ पर आए हैं, उनको एक बार हम देख लेते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे, वो हमें पहले डिस्कस कर लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सिस्टम एंड सराउंडिंग, इन दो टर्म्स को हमने बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया है पिछले कुछ लेक्चर्स में। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम वो पार्ट है पूरे यूनिवर्स का जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं। और सिस्टम के अलावा जो कुछ भी है सिस्टम के अलावा यूनिवर्स में, वो सारा सराउंडिंग में आता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमने यूज करी थी पिछले जो हमने लेक्चर किए हैं। यहाँ पर एक और नया टर्म हम इंट्रोड्यूस करेंगे सराउंडिंग के लिए। ठीक है, तो सिस्टम के अलावा जो भी चीजें थी वो सारी सराउंडिंग थी, लेकिन यहाँ पर सराउंडिंग के भी हम एक और पार्ट करेंगे। इसको हम बोलेंगे इमीडिएट सराउंडिंग। ओके, और इमीडिएट सराउंडिंग के अलावा बाकी जो सराउंडिंग बची उसको आप कुछ भी बोल लीजिए, सराउंडिंग ही बोल लीजिए फॉर एग्जांपल। ओके, तो इस सराउंडिंग और इमीडिएट सराउंडिंग में क्या अंतर है, ये पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई सिस्टम है, ये हमारा कोई मेटल का ब्लॉक है। फॉर एग्जांपल ये कोई आयरन ब्लॉक है, ये हॉट आयरन ब्लॉक है, इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा है, मान लीजिए 200 डिग्री सेल्सियस लेटर से। और आसपास का जो एनवायरनमेंट है दैट इज लेटर से एट 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हमें पता है कि ये जो ब्लॉक है, इसके आसपास की जो एयर होगी, इस ब्लॉक की हीट की वजह से वो भी गर्म हो जाएगी, राइट। तो आसपास की जो एयर है, इस ब्लॉक की हीट की वजह से, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, वो भी हीट हो जाएगी। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये ब्लॉक है, ये अपने आसपास की सराउंडिंग को अफेक्ट कर रहा है, राइट।
लेकिन आप इस ब्लॉक से बहुत दूर चलते जाएंगे, ठीक है, आप बहुत दूर चले जाएंगे, तब बहुत दूर इस ब्लॉक का कोई गर्म है, ठंडा है, ब्लॉक है, नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जितना अगर आप दूर चले जाएंगे, राइट। तो सिस्टम के जस्ट आसपास की जो सराउंडिंग है, इमीडिएट सराउंडिंग है, वो सराउंडिंग सिस्टम से अफेक्ट होती है। ओके, तो इमीडिएट सराउंडिंग हम उसको बोलेंगे जो कि सिस्टम से इन्फ्लुएंस हो रही है, ठीक है। तो सिस्टम कैन इन्फ्लुएंस दिस पार्ट, ओके, सिस्टम कैन अफेक्ट दिस पार्ट ऑफ सराउंडिंग। और इसके अलावा जो कुछ भी बचा है जिसको सिस्टम नहीं अफेक्ट कर रहा है, वो रेस्ट ऑफ द सराउंडिंग है। ओके, तो सिस्टम प्लस इमीडिएट सराउंडिंग प्लस रेस्ट ऑफ द सराउंडिंग, ये सारी चीजें मिलकर बनाती है यूनिवर्स। ओके, सो इस केस में ये हमारी है सराउंडिंग, इमीडिएट सराउंडिंग। ओके, ओके, और ये सारी चीजें मिलकर बनाएंगी यूनिवर्स, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि सिस्टम इमीडिएट सराउंडिंग को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन इमीडिएट सराउंडिंग के बाहर की जो सराउंडिंग है उसको कोई सिस्टम ये अफेक्ट नहीं कर रहा है। ओके, सिस्टम की कंडीशन और जो सराउंडिंग है उसकी कंडीशन अलग हो सकती है, राइट। सिस्टम मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस केस में हायर टेम्परेचर पर है, और जो सराउंडिंग है वो 30 डिग्री सेल्सियस पर है, कम टेम्परेचर पर है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस है जैसा कि इस केस में है, या कोई प्रेशर डिफरेंस है, या कोई और तरह का डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को यूज करके हम कुछ यूजफुल वर्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस है, तो टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण हम एक हीट इंजन चला सकते हैं और उससे हमको कुछ यूजफुल वर्क मिल सकता है, राइट। लेकिन अगर यही सिस्टम सराउंडिंग के इक्विलिब्रियम में हो जाए, जैसे सिस्टम का जो टेम्परेचर है और सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो बराबर हो जाए, सिस्टम का भी टेम्परेचर, इस आयरन ब्लॉक का भी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो जाए और सराउंडिंग का तो ऑलरेडी 30 डिग्री है ही, और इसी तरह से प्रेशर में भी कोई डिफरेंस न रहे, या किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस न रहे, या हम कहें कि सिस्टम और सराउंडिंग ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, उस केस में सिंस कोई पोटेंशियल नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है जिसकी वजह से, जिसके द्वारा हम कुछ यूजफुल वर्क एक्सट्रैक्ट कर पाए, तो उस केस में हम बोलते हैं कि हमारा सिस्टम डेड स्टेट में है। ओके, तो ये एक और नया टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है, डेड स्टेट। ओके, तो डेड स्टेट में क्या है कि सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में है, और जब मैं सराउंडिंग बोल रहा हूं तो इमीडिएट सराउंडिंग, राइट, सिस्टम एंड इमीडिएट सराउंडिंग, सॉरी, एंड इमीडिएट सराउंडिंग, दे आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। और अगर डेड स्टेट में है तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो हम कोई यूजफुल वर्क एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, इसके अलावा एक आध टर्म और हैं, उनको भी क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हमने वर्क के बारे में खूब पढ़ा, राइट, वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग, ठीक है। और हमने ये भी डिस्कस किया कि अगर कोई हीट इंजन रिवर्सिबल हीट इंजन है तो उस केस में जो वर्क डन होता है वो मैक्सिमम होता है, अगर इरिवर्सिबिलिटीज होती है तो वर्क डन बाय द सिस्टम कम हो जाता है, राइट। अभी यहाँ पर कुछ और नए टर्म है, फॉर एग्जाम्पल एक है यूजफुल वर्क। तो यूजफुल वर्क क्या है, यूजफुल वर्क हम डिफाइन करते हैं कि जो एक्चुअल वर्क है, मान लीजिए कोई सिस्टम है उसने एक्चुअल वर्क किया, डब्ल्यू एक्चुअल माइनस सराउंडिंग वर्क, ये दोनों क्या चीजें हैं अभी हम तुरंत देखते हैं। कि ये मान लीजिए कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक है, सिस्टम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, और बाहर जो सराउंडिंग है उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है, और अंदर का प्रेशर पी था, ठीक है, पी था, और ये हमारा पिस्टन, ये वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ, ठीक है, डीवी। तो हमको पता है कि जो वर्क डन होता है वो होता है पी डीवी, राइट। लेकिन अभी जो पी डीवी वर्क है ये सराउंडिंग के अगेंस्ट काम हो रहा है, ठीक बात है, राइट।
लेकिन हमने सराउंडिंग में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके अगेंस्ट भी कुछ वर्क किया, राइट। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट जो वर्क किया है उसको हम यूजफुल वर्क के तौर पे नहीं कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, राइट। कोई तरीका नहीं हमारे पास जिससे हम उसको यूज कर पाए। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, तो एक्चुअल वर्क डन बाय सिस्टम तो पीडीवी है, लेकिन सराउंडिंग वर्क जो कि सराउंडिंग के ऊपर में किया गया, एटमॉस्फेरिक एयर के ऊपर में किया गया है, उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए इसके आसपास कुछ जो एयर होगी ना, इमीडिएट सराउंडिंग जो है उसका प्रेशर है पी नॉट, ठीक है। तो इस एयर के अगेंस्ट जो वर्क किया है उसको हम यूज कर नहीं पाएंगे। तो यूजफुल वर्क है उसमें से हमको ये पी नॉट टाइम्स ये जो वॉल्यूम चेंज है उतना पार्ट सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, राइट। तो यूजफुल वर्क जो होता है डब्ल्यू यूजफुल, सॉरी आज कुछ लिखने में गड़बड़ कर रहा है ये। तो जो डब्ल्यू यूजफुल है वो है डब्ल्यू एक्चुअल जो कि हमारा पीडीवी है, माइनस एटमॉस्फेरिक एयर के अगेंस्ट जो वर्क किया है पी नॉट डीवी, वो पार्ट हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी माइनस पी नॉट डीवी। ओके, ये है यूजफुल वर्क। और रिवर्सिबल क्या वर्क क्या है? रिवर्सिबल वर्क तो हमने पढ़ा ही है। रिवर्सिबल वर्क पीडीवी होता है, ये हमने पहले ही पढ़ा है, राइट। और जो रिवर्सिबल वर्क होता है वो हमें पता है कि ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क दैट वी कैन गेट, राइट। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क। that can be produced when it goes from initial state to final state। ओके, इसको पीडीवी नहीं लिखेंगे अभी के लिए हम, नहीं तो यहाँ पर भी हमने पीडीवी लिख लिया तो उससे कंफ्यूजन होगा। ओके, अब देखते हैं कि ये जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क है वो हमारा रिवर्सिबल वर्क है, लेकिन उतना वर्क हमको मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सराउंडिंग का प्रेशर कुछ है, कुछ फाइनाइट प्रेशर है और उसके अगेंस्ट भी हम कुछ वर्क डन कर रहे हैं, राइट। तो वो वाला पार्ट तो हम एक्सपेक्ट कर नहीं पाएंगे, और इसके अलावा कुछ इरिवर्सिबिलिटीज भी हो सकती हैं, राइट। तो इन सब चीजों की वजह से, बिकॉज ऑफ सम फाइनाइट प्रेशर डिफरेंस एंड बिकॉज ऑफ सम इरिवर्सिबिलिटीज, वी कैन नॉट गेट ऑल द वर्क आउटपुट। ओके, तो जो यूजफुल वर्क है वो रिवर्सिबल वर्क के बराबर लगभग नहीं होता, अक्सर नहीं होता है। और ये डिफरेंस है रिवर्सिबल वर्क में और यूजफुल वर्क में, उसको इरिवर्सिबिलिटी से मेजर करते हैं। ओके, तो इरिवर्सिबिलिटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं
इरिवर्सिबिलिटी आई इक्वल टू जो मैक्सिमम वर्क आउटपुट हमको मिल सकता है जो कि रिवर्सिबल केस में होगा माइनस जो एक्चुअल यूजफुल वर्क है। ओके, ये सारी चीजें अभी तक हम जो वर्क आउटपुट की बात कर रहे हैं एक हीट इंजन के रिस्पेक्ट में हम ये सारी बातें कर रहे हैं। अगर यहाँ पर रेफ्रिजरेटर होगा या हीट पंप होगा तो वर्क इनपुट की बात होने लगेगी, और जो रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर या रिवर्सिबल हीट पंप होगा उस केस में, रिवर्सिबल केस में वर्क इनपुट रिक्वायरमेंट मिनिमम होगी। राइट, तो एक नेगेटिव साइन का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या है? इसके अलावा ये जो इरिवर्सिबिलिटी है वो एक्सर्जी डिस्ट्रॉयड के बराबर होती है। ठीक है, और एक्सर्जी बेसिकली क्या है, एक्सर्जी को भी डिफाइन की भी डेफिनेशन लिख देते हैं। तो एक्सर्जी क्या होती है? एक्सर्जी होती है एक रिवर्सिबल वर्क आउटपुट जो कि हमें तब मिलेगा जब सिस्टम इनिशियल स्टेट से डेड स्टेट में पहुंच जाए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अभी जो सिस्टम किसी भी स्टेट में हो सकता है, मान लीजिए जो इनिशियल स्टेट है उसमें सिस्टम और सराउंडिंग है वो इक्विलिब्रियम में नहीं होंगी। राइट, और प्रेशर डिफरेंस होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा, इन सारे डिफरेंसेस की वजह से हम कुछ वर्क आउटपुट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और रिवर्सिबल केस में मैक्सिमम वर्क आउटपुट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और जब ये सिस्टम सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा तब हम बोलेंगे कि डेड स्टेट में अब हम इससे और ज्यादा वर्क नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते। तो इनिशियल स्टेट से डेड स्टेट तक जब सिस्टम आएगा, इस पूरी प्रोसेस के दौरान जितना मैक्सिमम वर्क, यानी कि रिवर्सिबल केस में जो वर्क हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क, वो एक्सर्जी होती है। कोई आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम अगेन। आई एम सॉरी, आई नीड टू reconnect this. हाँ, ओके। तो एक्सर्जी होगी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिवर्सिबल वर्क दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट when we bring system from its initial state to the dead state. Okay, reversible work when the final state is dead state. Okay, initial state to dead state, इस पूरी प्रोसेस में जितना वर्क एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है मैक्सिमम, वो उसकी एक्सर्जी है। अब डेड स्टेट में आ गया, इसके बाद तो एक्सर्जी जीरो होगी। राइट, अब कुछ चीजें और हैं, फॉर एग्जांपल कुछ
और डेफिनेशन है, जब क्वेश्चन करेंगे तो बेहतर क्लियर होगी। फॉर एग्जांपल कोई एक प्रोसेस है, रियल प्रोसेस ऐसी हो सकती है कि उसमें कुछ वर्क डन नहीं हो रहा है। मान लीजिए एक हॉट आयरन ब्लॉक है, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, और वो आयरन का ब्लॉक कूल हो रहा है, ठंडा हो रहा है। हमें पता है कि जब आयरन का ब्लॉक ठंडा होगा तो कोई वर्क आउटपुट हमको नहीं मिल रहा है, राइट। लेकिन अभी जो हमने एक्सर्जी की डेफिनेशन पढ़ी कि रिवर्सिबल वर्क व्हेन सिस्टम इज कमिंग फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, उस पूरी प्रोसेस में जितना हम मैक्सिमम वर्क एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो उसकी एक्सर्जी होती है। लेकिन अगर आयरन ब्लॉक ठंडा हो रहा है तो कोई वर्क डन तो हो नहीं रहा है, रिवर्सिबल वर्क कोई हो नहीं रहा है, इसके बाद भी उसकी एक्सर्जी डिफाइन होती है। ओके, कैसे होती है? क्योंकि हम इमेजिन करते हैं कि इस केस में कितना वर्क एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उसमें पोटेंशियल कितनी है वर्क प्रोड्यूस होने की। वर्क प्रोड्यूस हो रहा है नहीं हो रहा है ये अलग मामला है, लेकिन प्रोड्यूस किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, ये उसकी पोटेंशियल है। आयरन ब्लॉक है, ठंडा हो रहा है, कोई वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन वर्क प्रोड्यूस किया जा सकता है। कैसे? बाई रनिंग हीट इंजन, राइट। तो जरूरी नहीं कि किसी प्रोसेस में कुछ यूजफुल वर्क प्रोड्यूस हो ही रहा हो, लेकिन फिर भी उसका वर्क पोटेंशियल कैलकुलेट किया जा सकता है, राइट, क्योंकि वहां पर कुछ पोटेंशियल है। अभी हमें कुछ क्वेश्चन करने चाहिए तो ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, इसकी डेफिनेशन भी और बाकी चीजें भी। ओके, ये एग्जांपल टेक्स्ट बुक से है, सिंजल एंड बोल से। तो एक एक करके कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो इसकी डेफिनेशंस और बाकी चीजें क्लियर होंगी हमें। ओके, ये पहला क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक विंड टरबाइन है विद ए 12 मीटर डायमीटर रोटर, यानी कि उसका पंखा है ना, ये हमारा कोई विंड टरबाइन है, और इसमें जो पंखा लगा है इसका डायमीटर है 12 मीटर। टू बी इंस्टॉल्ड एट ए लोकेशन वेयर विंड इज ब्लोइंग स्टीडली एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक ऐसी जगह में इसको लगाया गया है जहां पर हवा की जो एवरेज वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। डिटरमाइन द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी जनरेटेड बाय दिस विंड टरबाइन। मैक्सिमम पावर अगर ये विंड टरबाइन जनरेट करे तो कितनी कर सकता है? मैक्सिमम पावर अगर ये जनरेट करेगा तो हवा को इसके डायरेक्टली सामने से आना पड़ेगा एक तो मान लेते हैं कि हवा डायरेक्टली सामने से आ भी रही है एट 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब जो मैक्सिमम पावर मिलेगी वो कब मिलेगी? जब जो फाइनल स्टेट है वो डेड स्टेट में पहुंच जाए। और डेड स्टेट कहने का मतलब ये है कि जो एयर फ्लो हो रही थी, एयर तो पहले मोशन में थी, 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, ये मैक्सिमम पावर तब देगी जब ये आसपास की जो एयर है जो कि ऑलरेडी रुकी हुई है, ओके, उसके साथ ये इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो डेड स्टेट में ये जो एयर है ये स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। तो इस सिस्टम की डेड स्टेट क्या होगी? एक रुकी हुई एयर वाली स्टेट। ओके, राइट। और ये जो वर्क मिलेगा हमको, ये कैसे मिलेगा? ये एयर की काइनेटिक एनर्जी की वजह से मिलेगा। शुरू में जो काइनेटिक एनर्जी थी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और डेड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी क्योंकि जो एयर है वो हम मान रहे हैं डेड स्टेट में रुक जाएगी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी अगर वर्क में कन्वर्ट हो जाए, वही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क होगा जो कि ये विंड टरबाइन प्रोड्यूस कर सकता है, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमको क्या चाहिए? मास चाहिए। मास हम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट से निकाल सकते हैं अगर हमको डेंसिटी पता है तो ये सारी चीजें एयर की प्रॉपर्टी से आएंगी, और वेलोसिटी एयर की दिया गया है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास अगर हम लिखें तो वो हो जाएगी v² by 2, और टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी मास फ्लो रेट से उसको मल्टीप्लाई करके। ओके, तो अभी काइनेटिक एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करें तो 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी दिया गया है, तो हो जाएगा 50, राइट। 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी दी गई है, तो
पर यूनिट मास के बेसिस पे अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 0.05 किलो जूल पर केजी। ओके, अभी हमको इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अगर निकालनी है तो मास फ्लो रेट से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मास फ्लो रेट कैसे निकालेंगे? मास फ्लो रेट हो जाएगा m इक्वल टू इसकी डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम फ्लो रेट। और वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होगा? ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, राइट, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ए टाइम्स वेलोसिटी, राइट, रो ए टाइम्स वेलोसिटी। डेंसिटी हम चेक करेंगे टेबल से, और एरिया होगा पाई डी स्क्वायर बाई 4, और वेलोसिटी हमको दी गई है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी टेबल में या इसमें कंडीशन नहीं दी गई एयर की, तो हम मान लेंगे कि ये सारी चीजें एट स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो रही हैं। ओके, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इस कंडीशन पर ये सारी चीजें हो रही हैं। और इस कंडीशन पर एयर की जो डेंसिटी होती है वो मैं लिख देता हूँ 1.18 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो हम डेंसिटी ये मान के आगे बढ़ते हैं, 1.18। ओके, तो हो जाएगा 1.18 किलोग्राम पर मीटर क्यूब टाइम्स पाई डी स्क्वायर। डी इसका डायमीटर दिया गया था कितना, 12 मीटर, 12 मीटर स्क्वायर बाई 4 टाइम्स वेलोसिटी दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मास फ्लो रेट यहाँ से आ जाएगा। मास फ्लो रेट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो मैं सीधा वैल्यू रख रहा हूँ, आप कैलकुलेट करिए। ये मास फ्लो रेट आ रहा है 1335 किलोग्राम पर सेकेंड। ओके, अभी हमको मास फ्लो रेट मिल गया है, तो जो मैक्सिमम पावर है वो हम लिख सकते हैं मास फ्लो रेट टाइम्स काइनेटिक एनर्जी में चेंज, राइट। तो 1335 किलोग्राम पर सेकेंड टाइम्स पर यूनिट मास बेसिस पर जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज था वो था 0.05 किलोग्राम, सॉरी, किलो जूल पर केजी, 0.05 किलो जूल पर केजी। ओके, ये वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 66.8 किलो वाट। ओके, ओके। अच्छा, इस एग्जांपल में हमने बहुत सारे अजम्पशन लिए हैं, और ये हमने एक इसकी मैक्सिमम कुछ हाइपोथेटिकल मैक्सिमम वैल्यू निकाली है। रियल केस में ऐसा नहीं होगा। रियल केस में हमको पता है कि जो एयर आ रही है वो ऐसा पूरा का पूरा रुक नहीं जाएगी, पूरी की पूरी एनर्जी उसको ट्रांसफर नहीं हो जाएगी, राइट। जो भी काइनेटिक एनर्जी है पूरी की पूरी नई वर्क में कन्वर्ट हो पाएगी। ओके, तो अभी जो 66.8% किलोग्राम, सॉरी, किलोवाट इसकी पावर आई है, ये इतनी नहीं होगी। इसकी इफिशियंसी अगर हम मान लें कि कुछ है 30-40%, तो उसके हिसाब से ये कम हो जाएगी, राइट। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एग्जांपल। ये कंसीडर लार्ज फर्नेस, भट्टी के बारे में है, दैट कैन ट्रांसफर हीट एट ए टेम्परेचर ऑफ 2000 रैंकाइन, ओके, एट ए स्टेडी रेट ऑफ 3000 BTU per second. We have to determine the rate of exergy flow associated with the heat transfer, and it is asking us to assume that environment temperature is at 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हीट जो है ये फर्नेस से ट्रांसफर करी जा रही है, और किसी स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर ट्रांसफर करी जा रही है, राइट। और एटमॉस्फेयर का आसपास का टेम्परेचर भी दिया गया है।
हीट एक्सचेंजर। अब जब ये फर्नेस हीट ट्रांसफर करेगी तो हम मान के चलेंगे कि इस फर्नेस का खुद का टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, ये एक रिजर्वायर की तरीके है। ओके। और इसकी जो एक्सर्जी होगी, ये जो हीट एनर्जी जो दे रहा है उसकी जो एक्सर्जी होगी वो होगा इसका वर्क पोटेंशियल, राइट। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम किसी से रिजर्वायर से कुछ हीट ले रहे हैं, पूरी की पूरी तो ये वर्क में कन्वर्ट होती नहीं है, कुछ पार्ट इसका वर्क में कन्वर्ट हो पाता है, राइट। तो जितना पार्ट वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, जितना उसका वर्क पोटेंशियल है, वो उस हीट ट्रांसफर का या हीट जो हम ले रहे हैं वो उसकी एक्सर्जी होगी, राइट। और कितनी हम मैक्सिमम वर्क उससे क्रिएट कर सकते हैं रिवर्सिबल केस में, वो हमने कार्नोट इफिशियंसी में पढ़ा है, राइट। तो मैक्सिमम अगर इसकी थर्मल इफिशियंसी देखें तो वो कार्नोट साइकिल के केस में होगी, और उस केस में इसकी अगर हम इफिशियंसी लिखें, थर्मल इफिशियंसी इसकी जो मैक्सिमम होगी वो क्या होगी, वो होगी 1 माइनस पी एल, जो बाहर का टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर, माइनस पी एच। ओके। तो ये होगा 1 माइनस, ये एक फ़ारेनहाइट में एक रैंकाइन में है, तो दोनों को रैंकाइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 537 डिवाइड बाई 2000। ओके। यहां से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा करीब 0.732, यानी कि 73.2%। ओके, ये इसकी एफिशिएंसी है। यानी कि जब हमको बेस्ट केस सिनेरियो मिलेगा तब हम एट मैक्स 73.2% हीट जो हम ले रहे हैं उसको वर्क में कन्वर्ट कर पाएंगे। इसलिए जो एक्सर्जी है, जो हीट हम ले रहे हैं, उस हीट की एक्सर्जी है कि हम कितना वर्क उससे क्रिएट कर सकते हैं। तो कितना मैक्सिमम वर्क क्रिएट किया जा सकता है रिवर्सिबल केस में, कार्नोट के केस में, वो हो जाएगा इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम टाइम्स जो हीट उससे ली जा रही है, राइट, हीट ट्रांसफर का रेट। ओके। तो 0.732 ये जो मैंने कैलकुलेट किया है रिवर्सिबल केस में, इसकी जो एफिशिएंसी है, टाइम्स रेट ऑफ हीट ट्रांसफर 3000 BTU पर सेकंड। ओके। इसको सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2196 BTU पर सेकंड। ओके। और यही इसकी एक्सर्जी कहलाएगी। ओके। अभी हमने क्या देखा कि हम एट मैक्स से 73.2% ही वर्क एक्सट्रैक्ट कर पाए हैं सीट से। बाकी जो 27-26% है, वो वाला पार्ट वर्क करने के लिए, यूजफुल वर्क करने के लिए अवेलेबल नहीं है। ओके। तो एनर्जी का वो पार्ट जो कि यूजफुल वर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता है उसको अनअवेलेबल एनर्जी ऐसा कहते हैं। ओके। तो अनअवेलेबल एनर्जी इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट स्पेसिफाइड स्टेट एंड द एक्सर्जी ऑफ दैट एनर्जी। ठीक है। तो सिस्टम की जो एनर्जी है वो सारी की सारी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। जितना पार्ट यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो सकता है वो एक्सर्जी होती है, और एक्सर्जी का और जो टोटल एनर्जी है उसका जो डिफरेंस है, जो कि यूजफुल वर्क में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, वो उसकी अनअवेलेबल एनर्जी है। ओके। तो अनअवेलेबल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस एक्सर्जी। ओके। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई थिंक बहुत सारे में टर्म्स को यूज कर लिया है, तो डेफिनेशंस इससे क्लियर हुई होगी, और अभी एग्जांपल देखेंगे तो कुछ और शायद नए टर्म्स की डेफिनेशंस क्लियर हों। ओके। क्वेश्चन नंबर 3,
ये कह रहा है कि एक हीट इंजन है जो कि हीट रिसीव करता है फ्रॉम ए सोर्स एट 1200 केल्विन एट ए रेट ऑफ 500 किलो जूल पर सेकेंड एंड रिजेक्ट्स द वेस्ट हीट टू ए मीडियम at 300 Kelvin. The power output of the heat engine is 180 kilowatt, and it is asking us to determine the reversible power and the irreversibility rate for this process. ठीक है, रिवर्सिबल जो पावर होगी वो मैक्सिमम पावर होगी, हमने डिस्कस किया पहले के लेक्चर्स में, और वो हमको मिलेगा कार्नोट साइकिल से, राइट। तो जो मैक्सिमम पावर हमको मिलेगी रिवर्सिबल केस में मिलेगी, मैक्सिमम पावर आउटपुट, वो कितनी मिलेगी, जो उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी है, राइट। और मैक्सिमम एफिशिएंसी में पता है रिवर्सिबल केस में होगी, कार्नोट केस में होगी, टाइम्स जितना हीट इनपुट उसको मिल रहा है, राइट। और जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो कार्नोट एफिशिएंसी वाले फार्मूले से हम लिख सकते हैं 1 माइनस जो सिंक का टेम्परेचर है, सिंक का टेम्परेचर जहां पर सिंक का टेम्परेचर माने जहां पे हीट को रिजेक्ट किया जा रहा है, और डिवाइड बाई टी ऑफ सोर्स टाइम्स रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, तो 1 माइनस सिंक का टेम्परेचर है यहाँ पर 300 डिग्री सेल्सियस, डिवाइड बाई सोर्स का टेम्परेचर है 1200 डिग्री सेल्सियस, टाइम्स रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो कि है 500 किलो जूल पर सेकेंड। ओके, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है करीब 375 किलो वाट। ओके, so this is the maximum power that can be produced by this heat engine operating between these two temperatures. ओके, ये दो टेम्परेचर जो लिमिट है 1200 और 300, उसके बीच में जो भी हीट इंजन काम करेगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी इतनी प्रोड्यूस करेगा, और मैक्सिमम वर्क जो है दिस मैक्सिमम एफिशिएंसी टाइम्स रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, इतना मैक्सिमम वर्क को प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, तो ये है उसका मैक्सिमम वर्क आउटपुट, यानी कि एनर्जी का वो पार्ट जो कि अवेलेबल है यूजफुल वर्क पैदा करने के लिए। ओके, so this is available part. Okay, so this is the reversible power we have already calculated, and we have to calculate the irreversibility rate. तो irreversibility क्या होगी, जो पार्ट लॉस हो रहा है, यानी कि जो पार्ट हम नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाए हैं। क्या नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाए, इतना मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, और 375 इतना मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, ये अवेलेबल था। लेकिन एक्सट्रैक्ट किया कितना है, इसमें लिखा है कि पावर आउटपुट ऑफ द हीट इंजन इज 180 किलोवाट। तो जो बाकी पार्ट है वो लॉस हो रहा है, तो जो लॉस हो रहा है वही उसकी डिग्री ऑफ इरिवर्सिबिलिटी है। इरिवर्सिबिलिटी है जितना कि हम मैक्सिमम ले सकते थे वर्क आउटपुट, माइनस जो उसका यूजफुल वर्क हमको मिल रहा है। ओके, तो मैक्सिमम था 375 और एक्सट्रैक्ट हुआ है 180 किलोवाट, तो डिफरेंस जो है वो इरिवर्सिबिलिटी में चला गया। ओके, तो ये पार्ट जो है वेस्ट हो गया ड्यूरिंग दिस प्रोसेस बिकॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटीज। ओके, अब दो तीन चीजें हमें यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। पहली चीज तो ये है कि जो हीट इंजन था, इस सोर्स से जो हीट ले रहा था वो ले रहा था 500 जूल पर सेकंड के रेट से। अब इस 500 जूल पर सेकंड की हीट को पूरा पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है। जो मैक्सिमम वर्क मिल सकता है हमको फ्रॉम दिस हीट इंजन विच इज रनिंग बिटवीन दीज टू टेम्परेचर लिमिट्स,
दैट वी गॉट 375 किलोवाट। ओके, तो जो हीट ट्रांसफर रेट था वो तो 500 किलो जूल पर सेकंड था, लेकिन पूरी की पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। ओके, तो जो बचा बचाया पार्ट है 500 माइनस दिस 375, ये तो अवेलेबल है ही नहीं वर्क में कन्वर्ट होने के लिए। ओके, सो दिस 125 किलोवाट ऑफ पावर, दिस इज नॉट अवेलेबल, तो इसको तो वर्क में कन्वर्ट करने का सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, तो दिस इज नॉट अवेलेबल। ओके, अब ये अवेलेबल है ही नहीं, तो इसको तो वर्क में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हैं, तो इस वाले पार्ट को हम इरिवर्सिबिलिटी में काउंट नहीं करेंगे। ओके, इरिवर्सिबिलिटी में काउंट किसको करेंगे, कि जो पार्ट वर्क में कन्वर्ट हो सकता था। ठीक है, जब हमको मैक्सिमम वर्क मिल सकता था, मैक्सिमम वर्क कब मिलेगा, जब हम हीट इंजन को रिवर्सिबल मैनर में चलाएंगे। तो जितना मैक्सिमम वर्क हमको मिल सकता था, ऑफ कोर्स इन ए रिवर्सिबल साइकिल, राइट, उतना हमको नहीं मिल रहा है, क्योंकि कुछ पार्ट उसका लॉस हो जा रहा है बिकॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटीज। तो वो जो डिफरेंस है उसको ही केवल इरिवर्सिबिलिटी में काउंट किया जाएगा, राइट। तो ये जो बाकी 125 है ये अवेलेबल नहीं है, सो दिस विल नॉट बी काउंटेड इन द इरिवर्सिबिलिटी। ओके, सो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ इरिवर्सिबिलिटीज। ओके, तो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि हम सोर्स से किस रेट पर हीट ले रहे थे, उस हीट का कितना पार्ट मैक्सिमम वर्क प्रोड्यूस कर सकता है, मैक्सिमम कितना पार्ट वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, दैट इज एक्सर्जी और मैक्सिमम अवेलेबल पावर। अब उस मैक्सिमम अवेलेबल पावर का सच में हम कितना पार्ट वर्क में कन्वर्ट कर पाए हैं इन द एक्चुअल केस। ओके, वो है हमारा एक्चुअल वर्क जो हमको मिल रहा है, एक्चुअल यूजफुल वर्क। ओके, और जो बाकी पार्ट है वर्क का जो एक्सट्रैक्ट हो सकता था लेकिन नहीं हो पाया, वो सारा का सारा इरिवर्सिबिलिटी में काउंट किया जाएगा। ओके, तो ये उसके कुछ कुछ फ्रैक्शन होंगे, राइट। तो एक बार इसको 500 जो है, ये था हमारा क्यू इनपुट जो हम ले रहे थे, 375। ठीक है, इसका एक वेन डायग्राम जैसा अगर हम बनाना चाहें तो वो कुछ ऐसा बनेगा। ये पार्ट हमने हीट इंजन से हमको मिल रहा था। ओके, 500 किलोवाट, इसका कुछ पार्ट एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता था, ये अवेलेबल पार्ट है। ओके, जो कि इस केस में है 375 किलोवाट, और ये 500 किलोवाट था हमारा क्यू इन। ओके, और कन्वर्ट कितना हुआ वो ये है। ओके, राइट, ये है डब्ल्यू यूजफुल वर्क जो आउटपुट हमको मिल रहा है। तो ये जो बाकी पार्ट है, ये जो बाकी पार्ट है, ये इरिवर्सिबिलिटीज है। ओके, ठीक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल। ये एग्जांपल कह रहा है कि एक 500 किलोग्राम का एक आयरन ब्लॉक है जो कि इनिशियली एट 200 डिग्री सेल्सियस पर है, एंड इट इज अलाउड टू कूल टू 27 डिग्री बाई ट्रांसफरिंग हीट टू द सराउंडिंग एयर, और सराउंडिंग एयर इज एट 27 डिग्री सेल्सियस, एंड इज आस्किंग अस टू डिटरमाइन द रिवर्सिबल वर्क एंड इरिवर्सिबिलिटी फॉर दिस प्रोसेस। हाँ देखिए,
अब ये जो आयरन का ब्लॉक कूल हो रहा है, तो पता है हमको कूलिंग के दौरान कोई वर्क तो मिलेगा नहीं हमको, लेकिन फिर भी ये वर्क पूछ रहा है, राइट। इट इज आस्किंग अस टू फाइंड द रिवर्सिबल वर्क, एक ऐसी प्रोसेस के लिए जहां पर वर्क इंटरेक्शन हो ही नहीं रहे, राइट। तो समझने की बात यह है कि भले ही यहां पर कुछ वर्क इंटरेक्शन नहीं हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस है, तो इस पूरे सिस्टम और सराउंडिंग ये जो चीजें मिलके बनी है पूरा, उसके पास वर्क प्रोड्यूस करने की क्षमता तो है, वर्क प्रोड्यूस करने का पोटेंशियल तो है। तो यहाँ पर जो रिवर्सिबल वर्क पूछ रहा है, रिवर्सिबल यानी कि मैक्सिमम वर्क आउटपुट जो कि प्रोड्यूस किया जा सकता है, और वो वर्क कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बाई रनिंग हीट इंजन। ओके, ऑल्दो इस कूलिंग प्रोसेस में कोई वर्क इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम चाहते तो एक हीट इंजन चला के कुछ ना कुछ वर्क प्रोड्यूस किया जा सकता था, और अगर वो हीट इंजन रिवर्सिबल हीट इंजन होता तब वो वर्क आउटपुट, मैक्सिमम वर्क आउटपुट हमको मिलता। ओके, और यहाँ पर हमसे जो ये रिवर्सिबल वर्क पूछ रहा है, उसका कहने का मतलब यही है कि हम कितना वर्क मैक्सिमम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर उसकी वर्क पोटेंशियल क्या है, राइट। अब हीट इंजन के बारे में जो हमने पढ़ा है, जो उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करते थे, 1 - टेम्परेचर ऑफ सिंक डिवाइडेड बाई टेम्परेचर ऑफ सोर्स, ये हमने कार्नोट के केस में पढ़ा था। और उसमें जो टेम्परेचर्स रहते हैं फॉर्मूले में, एक बार लिखते हैं उसको। मैक्सिमम जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो रिवर्सिबल केस में होती है, और वो होती है 1 - टेम्परेचर ऑफ सिंक डिवाइडेड बाई टेम्परेचर ऑफ सोर्स। ये जो सिंक और सोर्स होते हैं, ये थर्मल रिजर्वायर होते हैं, और इनका टेम्परेचर बदलता नहीं है, राइट, क्योंकि इनकी हीट कैपेसिटी हम मान के चलते हैं कि बहुत ज्यादा इनफाइनाइट है। उस केस में हमने ये फार्मूला पढ़ा है। अगर हम कार्नोट इंजन चलाना चाहते हैं इस आयरन ब्लॉक और एनवायरमेंट के बीच में, तो हमको पता है कि जैसे जैसे ये ब्लॉक ठंडा होगा उसका टेम्परेचर चेंज होगा। तो ये रिजर्वायर तो नहीं है जैसे रिजर्वायर हमने बाकी पढ़े हैं, राइट। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम छोटे छोटे हीट इंजन को एज्यूम कर सकते हैं, राइट। मान लीजिए जब इसका टेम्परेचर टी रहा होगा, इस ब्लॉक का टेम्परेचर जब टी होगा, तब उस टाइम पर इसका टेम्परेचर टी है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर हम मान के चल रहे हैं कि नहीं बदलेगा, राइट। सराउंडिंग को तो एटलीस्ट हम थर्मल रिजर्वायर मान सकते हैं, बट ब्लॉक को थर्मल रिजर्वायर नहीं मान सकते। जो सराउंडिंग है, जो कि 27 डिग्री पर सेल्सियस पर है, इसका टेम्परेचर मान के चलने नहीं बदलेगा। ये तो एक अच्छा थर्मल रिजर्वायर हो गया, लेकिन ब्लॉक जो है इसका टेम्परेचर जो टी है ये समय के साथ बदलता रहेगा। ओके, और इसके बीच में एक हीट इंजन चल रहा है, जिससे हमको वर्क आउटपुट मिलेगा, और रिवर्सल केस में वो मैक्सिमम वर्क आउटपुट मिलेगा। ओके, तो जब इसका टेम्परेचर टी है, उस केस में एटलीस्ट उस पॉइंट पर हम इसकी एफिशिएंसी डिफाइन कर सकते हैं, राइट। और उस टेम्परेचर, जब उतना टेम्परेचर था, तब उतने टेम्परेचर पर इसने कितनी हीट एक्सट्रैक्ट करी ब्लॉक से, इस हीट इंजन ने, उस हीट को उस टाइम पर उसकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करके हम ये वर्क, रिवर्सल वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो जब इसका टेम्परेचर टी था, ओके, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक इज टी, ओके, at that time efficiency, thermal efficiency in the reversible case, it will be 1 - T divided by T of source, sorry, T of sink, सिंक का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर डिवाइड बाई T। ओके, ये उस टाइम पे इसने अगर डेल क्यू इतनी हीट एक्सट्रैक्ट करी हीट इंजन ने ब्लॉक से, ओके, हीट एक्सट्रैक्टेड बाय द हीट इंजन फ्रॉम ब्लॉक एट टेम्परेचर टी, ओके, तब उस टाइम पे ये हीट इंजन कितना वर्क प्रोड्यूस करेगा, वो हम लिख सकते हैं डब्ल्यू आउट, रिवर्सिबल केस में लिख रहे हैं,
वो होगा, ये जो इसकी इफिशियंसी है इस टेम्परेचर पर, यानी कि 1 - T ऑफ सिंक डिवाइड बाई टी, यानी कि ब्लॉक का टेम्परेचर, मल्टीप्लाइड बाई दिस डेल्टा क्यू इन। ओके, ठीक बात। और जो टोटल वर्क इस हीट इंजन ने कितना प्रोड्यूस किया पूरे कूलिंग को दौरान, वो निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। सो टोटल वर्क जो मिल सकता है हमको डब्ल्यू रिवर्सिबल के केस में, टोटल वो हम निकालेंगे इंटीग्रेट करके, और इंटीग्रेट करेंगे हम 1 - T ऑफ सोर्स, यानी कि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसको हम मान लीजिए T0 लिख लेते हैं, और टी जो कि हमारे ब्लॉक का टेम्परेचर है किसी पॉइंट किसी भी टाइम पर, टाइम्स डेल क्यू इन। ओके, ये चीज। तो ब्लॉक का जो इनिशियल टेम्परेचर था वो क्या था, एक बार सारी कंडीशंस लिख लेते हैं। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक T1, ये कितना है, ये है 27 डिग्री से नहीं 200 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 743 केल्विन, 473 केल्विन। और जब फाइनल ये डेड स्टेट में पहुंचेगा T0, जब इसका टेम्परेचर होगा सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर जो कि 27 डिग्री सेल्सियस पर है, तब इसका टेम्परेचर हो जाएगा 300 केल्विन। ओके, अभी हमको निकालना है हीट इनपुट, राइट, कि इससे हीट कितनी निकल रही है ब्लॉक से। वो हमको पता है कि कोई वर्क इन्वॉल्व है नहीं, तो जितनी भी हीट मिलेगी ब्लॉक से वो सारी की सारी इसकी इंटरनल एनर्जी के एक्सपेंस पर मिलेगी। ओके, तो जो डेल्टा क्यू आउट है, ओके, वो हो जाएगा इसका मास ब्लॉक का टाइम्स इसकी जो स्पेसिफिक हीट है। ये भी टेम्परेचर का फंक्शन हो सकती है, लेकिन हम अगर एवरेज लिखें तो एटलीस्ट उस केस में हम ऐसा लिख सकते हैं, एम टाइम्स स्पेसिफिक हीट टाइम्स dt, ये। ओके, तो ये ब्लॉक से निकलने वाली हीट है। ओके, क्यू आउट फ्रॉम ब्लॉक, एंड दिस विल बी क्यू इन टू आवर हीट इंजन। ओके, और ये नेगेटिव होगा क्योंकि उसका टेम्परेचर कम हो रहा है लगातार। ओके, तो अब हम ये सारी चीज इसमें रख सकते हैं इंटीग्रेशन में। तो जो रिवर्सिबल केस के लिए हमने इंटीग्रेशन लिखा था, 1 - T0 डिवाइड बाई टी टाइम्स ये -m C एवरेज dt। ओके, ये होगा टोटल वर्क आउटपुट, और इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, जो इनिशियल टेम्परेचर है T1 से लेके जब डेड स्टेट में यानी कि सराउंडिंग का टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा T0 यहाँ तक। ओके, इसको सिंपली इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ये पहला वाला जो टर्म है वो आएगा m C एवरेज टाइम्स T1 - T0, और दूसरा वाला टर्म में 1/T है तो ये लॉग में जाएगा, तो -m C एवरेज और T0 और ln T1/T0, ये। अब हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और हमको जो चाहिए वो मिल जाएगा। ओके, m = 500 किलोग्राम है। जो आयरन ब्लॉक है इसका कुछ दिया है क्या, दिया नहीं है, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज की। C एवरेज = 0.45 किलो जूल पर kg केल्विन। ओके, तो जो इसकी एवरेज स्पेसिफिक हीट है वो है 0.45 किलो जूल पर kg केल्विन। मास दे दिया है, T1 हमने बता ही दिया था कि ये 473 केल्विन है, और T0 है 300 केल्विन।
ओके, ये सारी चीजें हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको जो रिवर्सिबल केस में है वर्क, उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। मैं डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर लिख रहा हूँ, और ये आ रही है 8191 किलो जूल। ओके। ओके, अच्छा, इस ब्लॉक, ये जो ठंडा हुआ है पूरा ब्लॉक, उस ठंडे होने के दौरान इस ब्लॉक ने कितनी हीट लॉस करी होगी टोटल? वो करी होगी इसका जो मास टाइम्स इसकी जो स्पेसिफिक हीट है, टाइम्स इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है माइनस इसका फाइनल टेम्परेचर, इतनी हीट इसने दी होगी। ओके, जो कि यहां पर हमने लिखी है ये वाले पार्ट में। लेकिन आप देखिए कि ये सारी की सारी हीट जो ब्लॉक और एनवायरनमेंट के बीच में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, वो सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है रिवर्सिबल केस में भी, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरा टर्म है, राइट। ओके, और हमने ये पढ़ा भी है कि पूरी की पूरी हीट जो है वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाती, राइट। अगर रिवर्सिबल केस में एक हीट इंजन चला रहे हैं तो उस केस में भी हम एट मैक्स इतनी हीट 8191 किलो जूल, इतनी हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन क्या इस प्रोसेस में हमको वर्क मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम चाहते तो एक रिवर्सिबल हीट इंजन चला के हम इतना वर्क एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि नहीं कर रहे हैं, केवल हीट ट्रांसफर हो रहा है, और हीट ट्रांसफर भी कैसे हो रहा है? हीट ट्रांसफर हो रहा है फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में। तो जो भी वर्क एक्सट्रैक्ट हो सकता था, ये इतना वर्क एक्सट्रैक्ट हो सकता था हीट इंजन चला के, वो नहीं हुआ है, क्योंकि हीट ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस। तो सारा का सारा जो पोटेंशियल था वर्क का वो खो गया, heat transfer between two finite temperature difference bodies. Okay, so this thing is lost as irreversibilities. Okay, तो ये सारा का सारा लॉस्ट हो गया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी कि आल्दो यहाँ पर सिर्फ कूलिंग हो रही है, कोई वर्क इंटरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस थे, तो टेम्परेचर डिफरेंस का फायदा उठा के हम एक हीट इंजन चला सकते थे, और उस हीट इंजन से हम कुछ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क एक्सपेक्ट कर सकते थे। वो उसकी एक्सर्जी है इस पूरे सिस्टम की। लेकिन क्योंकि हमने वर्क एक्सेप्ट किया है, और पूरा ये जो ब्लॉक है सिंपली कूल हुआ है, और फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस था, तो जो वर्क की पोटेंशियल थी वर्क को प्रोड्यूस करने की, वो लॉस्ट हो गई है, और वो इरिवर्सिबिलिटी के रूप में लॉस्ट हुई है, ऐसा बोलेंगे, राइट। सो दिस वर्क हैज बीन लॉस्ट because of irreversibilities in this process, because heat transfer is taking place through a finite temperature difference. Okay, now coming to the next question, question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक आयरन ब्लॉक है, डिस्कस इन द क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, तो ये पिछले सवाल वाला ही है। टू बी यूज टू मेंटेन ए हाउस एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो एक घर है, ओके, उसमें इसको रखा गया ब्लॉक को, और घर का टेम्परेचर 27 डिग्री मेंटेन करना है, और ब्लॉक का टेम्परेचर है कितना था? 200 था।
और आउटडोर टेम्परेचर जो है वो है 5 डिग्री सेल्सियस, आउटडोर टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। And it is asking us to determine the maximum amount of heat that can be supplied to the house at as the iron cools to 27 degrees Celsius. तो अगर हम इसको सोच के देखें कि एक आयरन ब्लॉक है जो कि 200 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर है और उसको एक घर में रखा गया है, उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। तो जब ब्लॉक ठंडा होगा तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम होगा और जब अपने फाइनल स्टेट में पहुंच जाएगा तो इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, राइट। तो मैक्सिमम इतनी ही हीट ट्रांसफर कर सकता है जब ये 200 से 27 डिग्री तक कूल होगा, ठीक है। ब्लॉक तो इतनी ही हीट दे सकता है। और जब पूरी की पूरी हीट इसको दे देगा तब एक तरह से हम बोलेंगे कि ये 100% कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस टाइप की चीज होगी या 100% एफिशिएंट प्रोसेस होगी कि सारी की सारी कहीं लॉस नहीं हुई हीट, पूरी की पूरी घर को मिल गई, राइट। लेकिन ये जो ब्लॉक 200 डिग्री सेल्सियस पर है और घर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, तो अब क्योंकि दोनों के बीच में एक टेम्परेचर डिफरेंस है, राइट, तो उस टेम्परेचर डिफरेंस का फायदा उठा के एक हीट इंजन बनाया जा सकता है जो कुछ वर्क प्रोड्यूस कर सकता है। ये जो आयरन ब्लॉक है और घर का जो टेम्परेचर है वो सेम नहीं है, दोनों में कुछ टेम्परेचर डिफरेंस है। ब्लॉक और घर के टेम्परेचर में जो टेम्परेचर, ब्लॉक और घर, इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है, उस टेम्परेचर डिफरेंस का यूज करके एक हीट इंजन चलाया जा सकता है जिससे कुछ वर्क आउटपुट मिलेगा। और अब हमको वर्क आउटपुट जो मिलेगा इससे, वो हम एक हीट पंप चलाने के लिए यूज कर सकते हैं। और वो हीट पंप बाहर से एक घर के बाहर से जहां का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है वहां से हीट को लेके घर के अंदर डाल सकता है। हीट पंप का ही काम होता है बाहर का जो कम टेम्परेचर वाली सराउंडिंग है वहां से हीट को लेके ज्यादा टेम्परेचर वाले रीजन में, सिस्टम में इंजेक्ट करना। तो 5 डिग्री सेल्सियस की जो सराउंडिंग है, घर के बाहर का जो पार्ट है, वहां से हीट लेके घर के अंदर हीट ट्रांसफर करी जा सकती है यूजिंग ए हीट पंप। और उस हीट पंप को चलाने के लिए हमको कुछ वर्क चाहिए होगा और वो वर्क आउटपुट हम यहां से लेके आ सकते हैं ब्लॉक और रूम के बीच में हीट इंजन चला के, राइट। और हीट पंप की जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होती है वो हमको पता है कि 1 से ज्यादा होती है, राइट। 1 से ज्यादा होती है, 100% से ज्यादा होती है। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो इस घर को हीट मिल सकती है इस आयरन ब्लॉक से, वो सिर्फ उतनी नहीं है जितनी आयरन हीट दे सकता है ठंडे होने के दौरान, उससे काफी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम एक हीट इंजन चला सकते हैं जिससे कुछ वर्क मिल सकता है और उस वर्क से एक हीट पंप चला सकते हैं जिससे हम और ज्यादा हीट ले सकते हैं बाहर से, इसके आसपास से जहां का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है। ओके। तो जब हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट दैट कैन बी सप्लाइड टू हाउस बोलते हैं, सो दैट इज नॉट जस्ट द हीट और इंटरनल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक बट also the heat that we can get from surrounding and we can put that heat inside this house. Okay. तो जैसे पिछला सवाल था उसमें एक हीट इंजन था जो कि इस आयरन ब्लॉक और 27 डिग्री की जो सराउंडिंग थी उसके बीच में काम कर रहा था। तो यहां पर भी हम एक हीट इंजन चला सकते हैं। ओके। एक हीट इंजन चला सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है बिटवीन आयरन ब्लॉक एंड दिस होम। ओके। एंड दिस विल produce some work and we can use that work
टू रन ए हीट पंप। ओके, तो वर्क कितना प्रोड्यूस हो सकता है? जैसे जैसे ये ब्लॉक कूल होगा उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो हम सिंपली जो सेकंड सॉरी जो कार्नोट वाला फार्मूला है, 1 - टी सिंक बाई टी सोर्स, वो यूज नहीं कर पाएंगे, मतलब करेंगे लेकिन इंटीग्रेशन के साथ करेंगे क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर चेंज हो रहा है। एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर होगा जो पिछले वाले क्वेश्चन में है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमने वर्क कैलकुलेट किया है वही सेम इस केस में वर्क हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बाई बिटवीन, बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दिस ब्लॉक एंड दिस हाउस, and that reversible work we have already calculated in the previous question, and that is 8191, 8191. Okay, so reversible work that we can get, okay, which work? This work. This is 8191 किलो जूल, इतना वर्क हमको मिल सकता है। अब एक हीट पंप चलाया जा सकता है घर और जो घर के बाहर की सराउंडिंग है उनके बीच में। ठीक है, ये तो हो गया हीट इंजन से वर्क। ओके, सो दिस इज वर्क प्रोड्यूस्ड बाय हीट इंजन between the iron block and house। ठीक है, और अब हम चलाएंगे एक हीट पंप बिटवीन हाउस एंड इट्स सराउंडिंग। तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना होगा? इस हीट पंप का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ये होगा 1 - 1 डिवाइड बाई टी एल, लोअर टेम्परेचर जो बाहर का है, डिवाइड बाई टी एच जो घर का अंदर का टेम्परेचर है। हम सिंपली सब्स्टिट्यूट करते हैं। वन, ये ऐसा पूरा रहता है, 1 - जो लोअर टेम्परेचर है 5 डिग्री है यानी कि 278 केल्विन, और जो घर का अंदर का टेम्परेचर है 27 डिग्री यानी कि 300 केल्विन। और ये हम सीओपी कैलकुलेट जब करेंगे तो ये आएगा 13.6, ये इसकी सीओपी है। ठीक है, और कितना अब हीट मिलेगा रूम को, राइट? कितना हीट मिलेगा, हीट सप्लाइड टू रूम, heat supplied to the house, this will be this coefficient of performance of this heat pump which is running between this house and its surrounding, times the work produced by this heat engine which is running between this house and this iron block. Okay, so 13.6 is the coefficient of performance times जो इसने वर्क प्रोड्यूस किया था 8191 किलो जूल, 8191 किलो जूल। तो ये अभी हम कैलकुलेट कर अगर इसको करेंगे तो ये आएगा 1 लाख 1,11,398 किलो जूल। ठीक, तो मैक्सिमम इतनी हीट हाउस को सप्लाई की जा सकती है बशर्ते हम एक हीट इंजन और हीट पंप चलाएं। ठीक है, लेकिन अगर हम हीट पंप और हीट इंजन ना चलाएं, केवल ब्लॉक से अगर हीट जाए तो कितनी जाएगी? ओके, तो ये है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, इसको पहले लिख लेते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट दैट कैन बी सप्लाइड, हीट कैन बी सप्लाइड टू द हाउस। इसके लिए हमको क्या चाहिए होगा? एक हीट पंप चाहिए होगा प्लस एक हीट इंजन चाहिए होगा उसके लिए। ओके, और अगर कोई हीट इंजन कोई हीट इंजन
और हीट पंप यूज ना किया जाए। जस्ट बाई कूलिंग ऑफ ब्लॉक, तो कितना उसको हीट मिलता? तो मिलता ब्लॉक का टेम्परेचर टाइम्स इसकी जो स्पेसिफिक हीट है, एवरेज ऑफ कोर्स, बिकॉज अगर ये टेम्परेचर का फंक्शन है तो एवरेज लेना पड़ेगा, माइनस टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि ब्लॉक का टेम्परेचर कितना है, T1 जो कि 200 डिग्री सेल्सियस था, माइनस हाउस का जो टेम्परेचर है 300 डिग्री सेल्सियस था। टी हाउस लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने क्या कैलकुलेट किया है पीछे, अगर नहीं किया तो इसको लिख देते हैं एक बार। ब्लॉक जो था ये, इसका टेम्परेचर, वो वजन नहीं दिया क्या ब्लॉक का? 500 किलोग्राम वजन दिया था इसका। 500 किलोग्राम टाइम्स जो इसकी एवरेज स्पेसिफिक हीट हमने मानी थी, वो 0.45 किलो जूल पर केजी केल्विन, टाइम्स जो टेम्परेचर में डिफरेंस है, यानी कि 200 डिग्री माइनस 27 डिग्री। मैक्सिमम इतनी हीट मिल सकती थी जस्ट बाई कूलिंग, ओके, विदाउट एनी हीट इंजन और विदाउट एनी हीट पंप। ओके, यहाँ पर कुछ गलती हुई है। ओह सॉरी, ये जो हमने निकाला है ये पार्ट, ये मैक्सिमम अमाउंट नहीं है, ये तो वो वाला पार्ट है जो हीट इंजन, सॉरी हीट पंप इसको देगा। ठीक है, अभी ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि ये जो हीट सप्लाई टू द हाउस है, ये बाई हीट पंप है केवल। ठीक है, बाई हीट पंप। ठीक, लेकिन जो हीट इंजन चल रहा है वो हीट रिजेक्ट भी तो करेगा, तो हीट इंजन जो पार्ट रिजेक्ट करेगा वो भी हाउस को मिलेगी। तो जो टोटल हीट होगी दैट विल बी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट दैट हाउस कैन रिसीव। ओके, तो इसमें वो वाला पार्ट भी ऐड करना पड़ेगा, अभी के लिए अभी केवल हम ये वाला पार्ट अगर देखें तो दिस इज, अभी हम लिख रहे हैं कि अगर कोई हीट इंजन और हीट पंप ना होता, केवल कूलिंग की वजह से जो उसको हीट मिलती तो वो इतनी मिलती। ओके, तो ये चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो चीज आएगी ये आएगी 38,925 किलो जूल। ओके, अब ये पार्ट भी देख लेते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट दैट दिस रूम कैन रिसीव। वो आएगी हीट अप्लाइड
by the heat pump plus heat rejected by the heat engine, right? तो हीट सप्लाइड बाय हीट पंप हम निकाल चुके हैं, ये है 1,11,398 किलो जूल, प्लस जो उसने हीट रिजेक्ट करी होगी वो पार्ट हम इसमें ऐड करेंगे, राइट? कितनी उसने रिजेक्ट करी होगी? रिजेक्ट करी होगी जो आयरन कूल हुआ है उसने इतना पार्ट तो वर्क में प्रोड्यूस किया है, तो जो हीट रिजेक्टेड होगी क्यू रिजेक्टेड, अलग ही कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। हीट रिजेक्टेड पहले कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा क्यू आउट बाई आयरन ब्लॉक माइनस वर्क रिवर्सिबल दैट इज प्रोड्यूस बाई हीट इंजन। तो आयरन ब्लॉक ने कितनी हीट दी है, ये अभी हमने जस्ट कैलकुलेट करी है, 38,925 किलो जूल माइनस जो इंजन ने वर्क प्रोड्यूस किया 8,191, राइट? इतने किलो जूल। ओके, सो this thing, if we write max amount of heat supplied to the room by the combination of this heat engine and heat pump, this will be ये जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 30,734 किलो जूल। एक बार आप कैलकुलेशन चेक करिए, तो 30,734 प्लस जो हीट पंप ने इसको हीट दी होगी 1,11,398 किलो जूल। तो ये अगर हम कैलकुलेट करें तो ये निकल के आती है 1,42,132 किलो जूल। अब आप दो चीजों को कंपेयर करके देखिए, आयरन ब्लॉक अगर केवल ठंडा होता तो केवल इतनी हीट उसको मिल पाती 38,925 किलो जूल, और लेकिन आयरन ब्लॉक गर्म था और बाकी आसपास का टेम्परेचर कम था, तो उसकी वजह से जो उसमें वर्क पोटेंशियल है उस पूरी वर्क पोटेंशियल का भी यूज किया जाए हीट इंजन चला के, हीट पंप चला के, तब देखिए कितना उसको कमरे को हीट मिल सकती है। 1,42,132 किलो जूल बहुत ज्यादा है, काफी सिग्निफिकेंटली है यार, कई गुना ज्यादा है, राइट? तो जो मैक्सिमम वर्क पोटेंशियल होता है वो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज नॉट just how much heat is being added to the room by cooling. We also should consider that what are the possibilities, okay, what is the potential. Okay, so this was one more question. I hope now things are more clear. Okay, we have few more examples. ये सेकंड लॉ एफिशिएंसी के बारे में है। एक डीलर है, डीलर एडवर्टाइजेस दैट ही हैज जस्ट रिसीव अ शिपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटर फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स दैट हैव एफिशिएंसी ऑफ 100%। तो 100% इफिशियंसी कहने का मतलब
क्या हुआ इसमें, हीटिंग के लिए तो ठीक है, पूरा जो उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिसीव की होगी वो पूरी की पूरी उसने हीट में कन्वर्ट कर दी, तो पूरी की पूरी हीट में कन्वर्ट की जा सकती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक ये 100% इफिशियंट कहने का मतलब ये हो गया। Assuming an indoor temperature of 21 degree Celsius and outdoor temperature of 10 degree Celsius, we have to tell what is the second law efficiency of these heaters. तो अगेन वही चीज है कि अगर अंदर का टेम्परेचर जो है वो 21 डिग्री सेल्सियस है, बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर हम एक हीट पंप यूज करें तो इन दोनों टेम्परेचर रेंज का यूज करके हम उसकी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। और जो एनर्जी ये हीटर रिसीव कर रहा था ना, हीटर ने जो भी क्यू एनर्जी रिसीव करी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो पूरी की पूरी उसने हीट में कन्वर्ट कर दी, ठीक है। लेकिन ये हीटर को ना देके अगर हम पंप यूज करते, हीट पंप यूज करते, तो वो ज्यादा जो है हीट ऐड कर पाता, क्योंकि वो बाहर से भी हीट ले रहा होता, बाहर के एनवायरनमेंट से, ठीक है। तो सेम चीज है जो पिछले सवाल में हमने किया था। तो अगर हम कोई हीट पंप यूज करते, तो कोफिशिएंट ऑफ हीट पंप, ओके, रिवर्सिबल केस में, तो वो कितना होता, वो होता 1 डिवाइडेड बाई 1 - TL, जो कि बाहर का टेम्परेचर है, माइनस डिवाइड बाई TH। ओके, तो ये चीज हम सिंपली लिख सकते हैं, हमारे पास टेम्परेचर दिए हुए हैं, अंदर का टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस है, बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। तो 1 - 1 डिवाइड 1 माइनस, बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा 273, डिवाइड बाई अंदर का टेम्परेचर 21, इसको भी केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आ जाएगा इस हीट पंप का, ये आएगा निकल के जब हम कैलकुलेट करेंगे 27 पॉइंट समथिंग, 27.6। ओके, अब ये है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हीट पंप का। लेकिन ये जो आदमी क्लेम कर रहा है, डीलर क्लेम कर रहा है कि मेरा 100% एफिशिएंट ये इलेक्ट्रिकल रजिस्टर है, ठीक है, 100% एफिशिएंसी, लेकिन जब उसको तुम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करोगे, तो जितनी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो रिसीव कर रहा है, वो ही उतनी ही वो हीट में कन्वर्ट कर पाएगा। तो उसका अगर हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीटर, इलेक्ट्रिकल हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, ओके, इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा, इसका तो 1 होगा, क्योंकि जितना एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसने लिया, उतना ही उसने कन्वर्ट किया पूरा, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 1 है। तो अगर सेकंड लॉ एफिशिएंसी हमको लिखनी है, तो वो हम लिखेंगे सेकंड लॉ एफिशिएंसी, क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल हीटर डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दिस हीट पंप, राइट। सेकंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी के बारे में अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सेकंड लॉ एफिशिएंसी होती है रेशियो ऑफ एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी टू द मैक्सिमम पॉसिबल, जो कि रिवर्सिबल केस में होगी ऑफकोर्स, थर्मल एफिशिएंसी, ओके, अंडर सेम कंडीशंस। और अगर एक्सर्जी के टर्म्स में लिखें, तो होगी एक्सर्जी, अरे, एक्सर्जी रिकवर्ड डिवाइड बाई एक्सर्जी एक्सपेंडेड, या जितनी खर्च करी गई, ओके। अगर डिस्ट्रक्शन के टर्म में लिखें, तो 1 - एक्सर्जी डिस्ट्रक्टेड, डिस्ट्रॉयड डिवाइड बाई
एक्सर्जी एक्सपेंडेड। ओके, ये हमने हीट जो डेफिनेशन लिखी है थर्मल इफिशिएंसी हीट पंप के लिए लिखी है। आप सेम जो चीज है वो रेफ्रिजरेटर या हीट पंप के लिए यूज कर सकते हैं। ये हीट इंजन के लिए लिखी है, हीट पंप के लिए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हो जाएगा। तो वही सेम चीज जो कि अभी जो इसका एक्चुअल कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है डिवाइडेड बाई जो मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हो सकता था हीट पंप का, उसका जो रेशियो होगा वो सेकंड लॉ एफिशिएंसी कहलाएगी इसकी। तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रिकल हीटर की जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो 1 है। और अगर हीट पंप इसमें चलाया गया होता तो 26 डिग्री सेल्सियस, तो 26 डिग्री सेल्सियस क्या है, इसकी एक्सर्जी है, राइट, जो एनर्जी उसने रिसीव करी। नहीं, आई मीन ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, बट उस टर्म्स में भी ऐसा लिख सकते थे, एक्सर्जी के टर्म्स में भी। ये आएगी इसकी 0.037%, यानी कि 3.7%। तो बहुत कम है सेकंड लॉ एफिशिएंसी तो, राइट। तो एक चीज और आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हीटर होते हैं, रेजिस्टेंस हीटर होते हैं, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करते हैं। अगर रेजिस्टेंस हीटर की जगह हीट पंप को यूज किया जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी देंगे, क्योंकि वो बाहर से हीट को लेके अंदर में उसको डंप करेंगे। ओके। और ये जो रजिस्टर हीटर होते हैं वो हीट पंप के मुकाबले आप देखिए 3.7% इस तरह से इतना कम जो है उनका सेकेंड लॉ एफिशिएंसी है। ओके। तो दिस वाज माय क्वेश्चन। और एक दो एग्जांपल हैं, वो चेंज इन एक्सर्जी के बारे में है। तो ये दोनों हम प्रैक्टिस के लिए अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, और दोनों बुक से ही हैं, तो आप सोल्यूशन वहां पे चेक कर सकते हैं। कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम शायद कम है अभी के लिए। और जितने अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, देन आई थिंक जो भी कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कस किए हैं दोज शुड बी सफिशिएंट टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ओके। क्वेश्चन नंबर 1 ये डेड स्टेट के डेफिनेशन के बारे में है। ये कह रहा है कि सिस्टम इज सेड टू बी इन द डेड स्टेट व्हेन इट इज इन द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम विद एब्सोल्यूट जीरो, वैक्यूम नहीं, इमीडिएट सराउंडिंग हाँ, इट्स इनिशियल स्टेट बिफोर ए प्रोसेस। ये सही बात नहीं है, केवल जो हमने डिफाइन किया था डेड स्टेट को, ये है कि जो सिस्टम है वो एनवायरनमेंट के साथ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। ओके। अगला क्वेश्चन है ये, ओके, ये एक्सर्जी और एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में है। और सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्सर्जी इज साइंटिफिकली एक्यूरेट। पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक्सर्जी इज कंजर्व्ड इन एवरी प्रोसेस। ऐसा नहीं है, एक्सर्जी डिस्ट्रॉय होती है। एक्सर्जी इज डिस्ट्रॉयड यूजिंग ड्यूरिंग इरिवर्सिबल प्रोसेसेस बट कंजर्व्ड इन रिवर्सिबल वंस। ये बात सही है। एक्सर्जी कैन बी क्रिएटेड इफ सिस्टम इज कूल्ड बिलो T0। ये बात सही नहीं है। मतलब एक्सर्जी मतलब जब ठंडा होगा वो T0 से, तो आपको कुछ टेम्परेचर डिफरेंस कुछ क्रिएट हो रहा है, और उसकी वजह से कुछ वर्क पोटेंशियल होगा, यानी कि एक्सर्जी होगी। लेकिन ठंडा करने के लिए भी तो कुछ वर्क चाहिए होगा। कूल कैसे करेंगे उसको। लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि एक्सर्जी इज डिस्ट्रॉयड इन रिवर्सल प्रोसेस ड्यू टू हीट ट्रांसफर। ये भी सही नहीं है, तो केवल ऑप्शन बी सही है। एक्सर्जी डिस्ट्रॉय होती है रिवर्सल प्रोसेस के दौरान, और कंजर्व्ड रहती है रिवर्सिबल प्रोसेसेस में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्लोज सिस्टम एक्सर्जी
क्या है? तो कह रहा है कि नॉन फ्लो एक्सर्जी यानी कि क्लोज सिस्टम की एक्सर्जी ऑफ ए क्लोज सिस्टम इज गिवन बाय व्हाट एक्सप्रेशन। तो ये चीज भी आसान है, हम कर चुके हैं इसको लेक्चर्स में। U माइनस यू नॉट, अच्छा U क्या है? U V P T, ये जो प्रॉपर्टीज सिस्टम की इनिशियल स्टेट पर, और जब हमने U नॉट लगा दिया है तब सिस्टम की प्रॉपर्टीज डेड स्टेट। ओके, तो जो एक्सर्जी होती है सिस्टम की, वो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। U माइनस यू नॉट प्लस पी नॉट टाइम्स V माइनस वी नॉट माइनस टी नॉट और एस माइनस एस नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो भी है वो तो पूरी की पूरी एक्सर्जी होती है, राइट। बाकी ऑप्शन सही नहीं है। ओके, इट इज जस्ट सिंपल यू नो एक्सप्रेशन। इसको ड्राइव कर सकते हैं, है ना? अगर इसको ड्राइव करते तो आई थिंक और चीजें क्लियर होती, बट ऑलरेडी किया जा चुका है लेक्चर में। So I don't think that there is any need. If you have any doubt in that derivation, or if you think that we should do it again, then definitely we can do it again. Okay. Now move to question number 4. It is about exergy transfer by heat. तो हीट ट्रांसफर के द्वारा कितनी एक्सर्जी ट्रांसफर होती है? तो हीट के साथ जो एसोसिएटेड एक्सर्जी होती है, हमने डिस्कस किया है कि हीट को पूरा का पूरा वर्क में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो जितना पार्ट हीट का वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है उतनी ही उस हीट की एक्सर्जी होगी, राइट। कितना कन्वर्ट कर पाएंगे वो निकाल लेंगे हम, एफिशिएंसी टाइम्स दिस हीट, राइट। तो एफिशिएंसी होती है 1 माइनस टी एल, जब सिस्टम, और टी एल जो है वो टी नॉट के बराबर मान लें, है ना, डेड स्टेट में, डिवाइड बाई टी जो सिस्टम का इनिशियल टेम्परेचर था टाइम्स इसकी डेल क्यू, राइट। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे? ऑप्शन बी सही है, इक्वल टू क्यू सही नहीं है, और सी भी सही नहीं है, डी भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है रिवर्सिबल वर्क रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम यूजफुल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड एज सिस्टम अंडरगोज ए प्रोसेस बिटवीन टू स्पेसिफाइड स्टेट। ठीक बात, ओके। फॉर एवर कंज्यूमिंग डिवाइस यानी कि रेफ्रिजरेटर या हीट पंप, जो डब्ल्यू रिवर्सिबल होता है वो क्या होता है, हम डिस्कस किए हैं अभी उसको। और ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है मैक्सिमम वर्क इनपुट रिक्वायर्ड, नहीं, रिवर्सिबल केस में मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड होता है। ऑप्शन बी कह रहा है मिनिमम वर्क इनपुट रिक्वायर्ड, सही बात। ऑप्शन सी कह रहा है एक्चुअल वर्क इनपुट प्लस एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन, ये भी सही बात नहीं है, रिवर्सिबल केस की बात हो रही है, मतलब रिवर्सिबल केस की बात हो रही है। चौथा ऑप्शन कह रहा है वर्क प्रोड्यूस एट द डेड स्टेट, तो ये भी ठीक नहीं है, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस की बात है, यहाँ प्रोड्यूस की बात ही नहीं है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, it is about the second law efficiency of a heat engine. Okay, and it is asking that the second law efficiency of heat engine can be expressed as, तो ये तो अभी हमने डिस्कस किया ही था। तो ऑप्शन देखते हैं। एक्चुअल वर्क प्रोड्यूस्ड बाय दिस हीट रिसीव्ड फ्रॉम हायर टेम्परेचर थर्मल रिजर्वायर, ये सही बात नहीं है, ये फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी है। ऑप्शन बी डब्ल्यू एक्चुअल डिवाइड बाय डब्ल्यू रिवर्सिबल, ये सही बात है। ऑप्शन सी कह रहा है कि थर्मल इफिशियंसी, एक्चुअल थर्मल इफिशियंसी डिवाइड बाय मैक्सिमम थर्मल इफिशियंसी, यानी कि उसके रिवर्सल केस में, यानी कार्नोट केस में, ये ये भी सही है। ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी, हाँ तो ये सही है, बी और सी सही है, मतलब डी सही है। तो एक्सर्जी, सातवां क्वेश्चन है ये, एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन और एंट्रोपी जनरेशन के बारे में है। ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू गोयस टोटलर थ्योरम द एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन इज मैथमेटिकली रिलेटेड टू एंट्रोपी जनरेशन बाय, तो ये थ्योरम हमने पढ़ा है लेक्चर में, जो एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन होता है, एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन दैट इज इक्वल टू एंट्रोपी जनरेशन टाइम्स जो टेम्परेचर ऑफ डेड स्टेट। ओके, ये
ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है एक्स डिस्टेंस इज इक्वल टू टी टाइम्स एस जेन, ये सही नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है एक्स डिस्टेंस इज इक्वल टू टी नॉट टाइम्स एस जेन, ये सही है। और सी सी भी सही नहीं है, डी भी सही नहीं है, तो बी ऑप्शन सही है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है फ्लो एक्सर्जी डिफर्स फ्रॉम द नॉन फ्लो एक्सर्जी बिकॉज इट इंक्लूड्स। तो एक्सर्जी छोड़िए, अभी हम अगर फ्लो वर्क की हम बात करते हैं तो उसमें क्या एक अलग से आ जाता है, एक फ्लो वर्क वाला टर्म एक्स्ट्रा आता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ भी है। जो फ्लो एक्सर्जी है वो नॉन फ्लो एक्सर्जी से भिन्न होती है, अलग होती है। क्यों अलग होती है? ऑप्शन देखते हैं। पहला कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी ओनली, नहीं, कोई लेना देना नहीं है पोटेंशियल एनर्जी का। बी कह रहा है वर्क रिक्वायर्ड टू पुश द फ्लूइड अक्रॉस द कंट्रोल वॉल्यूम बाउंड्री पीवी, ये बात सही है ना, यही तो होता है फ्लो वर्क। तो इसी की वजह से जो फ्लो एक्सर्जी और नॉन फ्लो एक्सर्जी दोनों अलग रहते हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका भी इस पर्टिकुलर चीज से रिलेशन नहीं है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी चेंज ओनली, तो ये भी ठीक चीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है एक्सर्जी ऑफ ए काइनेटिक एनर्जी स्ट्रीम। ओके, काइनेटिक एनर्जी स्ट्रीम जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, जो हवा चल रही थी, विंड टरबाइन चलाना था। तो उस केस में एक्सर्जी ऑफ फ्लूइड स्ट्रीम मूविंग एट वेलोसिटी v इज। तो डेड स्टेट में हमने माना कि एयर रेस्ट में आ गई, और जो इनिशियल स्टेट थी उसमें एयर मूव कर रही थी। ठीक, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो एयर की काइनेटिक एनर्जी ही है, राइट। तो सारे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है वी स्क्वायर बाई टू बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज प्योरली इंटायरली इट इज वर्क पोटेंशियल, ये बात सही है। ऑप्शन बी कह रहा है वी स्क्वायर बाई टू टाइम्स वन टी नॉट माइनस टी, तो ये ठीक नहीं है, राइट। ये कोई हीट थोड़ी ना है कि एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हाई क्वालिटी एनर्जी ऑलरेडी है। ऑप्शन सी कह रहा है निग्लिजिबल कंपेयर टू थर्मल एक्सर्जी, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन डी कह रहा है कि इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ स्ट्रीम। सो अगेन एंथैल्पी तो ठीक नहीं है, ऑप्शन नहीं है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है इरिवर्सिबिलिटी और वर्क के बारे में है। फॉर ए वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस द एक्चुअल वर्क प्रोड्यूस्ड डब्ल्यू ए, तो एक्चुअल वर्क होता है वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस के लिए, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन डब्ल्यू रिवर्सिबल, ये बात सही नहीं है ना। रिवर्सिबल वाले से ज्यादा हो ही नहीं सकता, उसी का मैक्सिमम होता है। इक्वल टू डब्ल्यू रिवर्सिबल माइनस एक्स डिस्ट्रक्शन, एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन, तो ये बात सही है। जो एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन है वही इरिवर्सिबिलिटी है, और रिवर्सिबल वर्क आउटपुट से अगर हम इरिवर्सिबिलिटी घटा दें तो वही हमारा एक्चुअल यूजफुल वर्क होता है। तो ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है इक्वल टू डब्ल्यू रिवर्सिबल प्लस एक्सर्जी डिस्ट्रक्शन, ये तो बिल्कुल सही नहीं है, रिवर्सिबल वर्क से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन डी कह रहा है क्यू टाइम्स वन माइनस टी नॉट बाई टी, तो ये होता जब एक रिवर्सिबल केस में हीट इंजन चल रहा होता तब, लेकिन ये एक्चुअल की बात कर रहा है, तो एक्चुअल के लिए ये ऑप्शन भी सही नहीं है। ओके, तो ये बेसिकली हमारा डब्ल्यू रिवर्सिबल ही है एक तरह से देखा है। ओके, सो ओके, अभी नेक्स्ट सेक्शन में कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन है। तो आई थिंक आई शुड लीव दीज क्वेश्चंस फॉर यू। एक बार आप इनको पढ़िए, इनके जो उत्तर हैं उन पर विचार करिए। ये न्यूमेरिकल नहीं है, तो ऐसा कुछ एक लाइन वाला आंसर नहीं होगा, इनके पीछे कुछ तर्क देने होंगे, कुछ लॉजिक देने होंगे, राइट, कुछ डेरिवेशन हो सकते हैं। तो उस तरह की ये क्वेश्चन है इसमें, इस वाले सेक्शन में। ओके, एंड आई थिंक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, ये आप अभ्यास करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और सेक्शन 3 में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, so I will leave all these remaining questions for your practice, and some we have already solved,
सो आई होप लेक्चर आपने देखे होंगे, चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कुछ चीज़ें जो क्लियर नहीं होंगी, कुछ चीज़ें अभी क्लियर हुई होंगी, और इसके बाद भी अगर कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप कभी भी पूछिए, नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन जो बचे हैं उनको एक बार प्रैक्टिस करिए, देन आई थिंक और चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर and we will meet in the next session on next Tuesday. Okay, so thank you, we will stop here now.